नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूक्रेन संकट के बीच यूनियन कैबिनेट की मीटिंग आज है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। होली से पहले सरकारी कर्मचारी को गिफ्ट देने की तैयारी में सरकार है। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होगा। किसानों बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में ईवीएम पर बवाल, अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी। कहा ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाई गई ईवीएम बीजेपी ने भी घेरा। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर एग्जिट पोल से बीजेपी कांग्रेस में बड़ी बेचैनी। मतगणना से पहले भाजपा ने विजय वर्गीय को उत्तराखंड में उतारा। हरीश बोले आ गया शातिर खिलाड़ी। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन संकट के बीच आज यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। बैठक में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले में 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 31% का डीए मिलता है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 2021 के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% तक बढ़ा सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 34% हो जाएगा। इससे देश के 5 राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा 10 मार्च से हो जाएगी और इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सरकार डीए को लेकर फैसला कर सकती है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 16 मार्च 2022 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में कर्मचारी महंगाई भत्ता, डीए, महंगाई राहत, डीआर बढ़ाए जाने की घोषणा हो सकती है। अगर केंद्र सरकार 16 मार्च के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करती है, तो ये होली से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का होली गिफ्ट होगा। इस बार 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो यूनियन कैबिनेट की एक बड़ी अहम मीटिंग यहां पर रखी गई है, जिसमें यूक्रेन संकट के बीच यूनियन कैबिनेट की मीटिंग आज है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि इसमें डीए और डीआर को लेकर होली गिफ्ट यहां पर मिल सकता है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरीके से परिणाम जो 10 तारीख को आने वाले हैं, उसके बाद आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी, तो डीए को लेकर विचार विमर्श यहां पर किया जा सकता है। यूक्रेन संकट के बीच में ये मीटिंग रखी गई है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री आज विधानसभा में वर्ष 2022-2023 का बजट पेश करेंगे और इस बजट में खास बात यह रहेगी कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने वाली है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सुबह घर से निकलने से पहले घर में पूजा अर्चना की और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट जनहित के लिए बजट होगा। इस बजट को लेकर भी सभी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में वो सब कुछ होगा। वहीं इसमें कृषि बजट को भी प्रस्तुत किया जाएगा। बजट भाषण से पहले विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक बैठक भी जारी है, जिसमें बजट को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में 11 बजे पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। कोरोना काल का मुश्किल समय बीत जाने के बाद सभी इस बजट से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी राज्य के सीएम भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे और इस बजट से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में भी दिखेंगे। तो आज एमपी और सीजी का बजट है वो पेश किया जाएगा। अभी कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक के बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश का आज जो बजट है 2022 और 2023 का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। लगभग 11 बजे जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा वो विधानसभा के पटल पर रखेंगे। मगर बात की जाए बजट की तो बजट बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें खास तौर पे महिलाओं पर फोकस किया गया है। साथ ही चाइल्ड जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं पेश किया गया है। तो ऐसी संभावना लग रही कि जो मध्य प्रदेश का जो बजट जो आने वाला है
वो कहीं ना कहीं एक अलग होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 सालों से कोरोना संक्रमण का काल चल रहा था, जिसके कारण लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ती नजर आई थी। तो अब ऐसी संभावना लगाई जा रही कि जो बजट होगा मध्य प्रदेश सरकार का, वो आम लोगों के लिए राहत का एक बजट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें अंशुल, तो 2023 का विधानसभा चुनाव है और प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सभी वर्गों की बात की जाए तो सभी वर्गों को साधने के लिए इस बार का जो बजट है वो खास तौर पर तैयार किया गया है। और बात की जाए बजट की, तो जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि इस बार जो बजट है वो 2.5 लाख करोड़ का बजट है। और साथ ही बात की जाए इसमें जो तीर्थ दर्शन योजना है, मुख्यमंत्री दर्शन योजना है, और बात की जाए जो धर्म से जुड़ी हुई जो यात्राएं हैं और जो मंदिर हैं उनको कहीं ना कहीं एक भव्य रूप देने के लिए ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। अब देखने वाली बात है कि एक और प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट है वो 11 बजे पेश किया जाएगा विधानसभा में, और धर्म से जुड़े हुए जो तमाम जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखकर भी ये बजट बनाया गया है। मगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए जो बजट बड़ा अहम माना जा रहा है। चाइल्ड बजट की बात की जाए तो चाइल्ड बजट भी रहेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए अलग से बजट रहेगा, जिसमें महिलाओं को तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो मिल सके। अब देखना है कि ये जो बजट है वो किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पटल पर रख के ये जो बजट है वो पेश करेंगे। उससे पहले की यदि बात की जाए तो उसके पहले जो शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो अब शुरू हो गई है। तमाम मंत्री वहां पे मौजूद हैं। खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और कैबिनेट की बैठक में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से एमपी और सीजी का बजट आज आने वाला है, एक स्पेशल चाइल्ड बजट पेश करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री, तो इसमें क्या खास रहेगा? बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान इस बार लेकर आया जा रहा है। जी अंशुल, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एक अलग से जो बजट है वो जारी किया है, तो उसी की तर्ज पर, केंद्र सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी एक अलग से बच्चों के लिए जो चाइल्ड बजट है वो पेश करने जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक बच्चों को लेकर किसी प्रकार का जो बजट है वो जारी नहीं किया गया था। मगर कोरोना काल मध्य प्रदेश में चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, और बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी खतरा था कोरोना काल के दौरान। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए एक अलग से बजट जारी करने वाली है। और साथ ही बात की जाए बजट की, तो बजट में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, युवाओं को रोजगार की बात की जाए, और साथ ही जो मध्य प्रदेश में जो निवेशक है वो किस प्रकार से बढ़े, ये तमाम पहलुओं को लेकर इस बार का जो बजट है वो तैयार किया गया है। अब देखना है कि 11 बजे विधानसभा में जो बजट है वो पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या क्या नए बजट के खजाने से प्रदेश सरकार को नया तोहफा मिलता है। जी बिल्कुल विवेक, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ में भी आज बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट इस बार का माना जा रहा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट उनका रहेगा। क्या खास रहेगा दोनों राज्यों में? बिल्कुल, दोनों राज्यों की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो दोनों ही राज्यों में 2023 का विधानसभा चुनाव है, और दोनों ही सरकारों की बात की जाए तो इस प्रकार इस बार जो बजट जो पेश करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो आम लोगों के हित के लिए हो सकता है। और साथ ही बात की जाए किसानों की बात की जाए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जाए, या आत्मनिर्भर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं को बनाने के लिए, तो इनको ध्यान में रखते हुए दोनों जो राज्य हैं जो आज बजट पेश कर रहे हैं, तो इनका जो बजट है वो 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, विकास की दृष्टि को रखते हुए उनका जो बजट है वो हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, अगर बात करें कृषि को लेकर भी इस बार के बजट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो कृषि को लेकर एक अलग से बजट का प्रावधान भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या किसानों को कोई सौगात यहां पर मिल सकती है, या किसानों के लिए कोई लाभान्वित करने वाली कोई बात निकलकर सामने आ सकती है?
अंशुल, किसानों की यदि बात की जाए तो लगातार केंद्र सरकार के जो बजट जो जारी हुआ था उसमें भी किसानों को लेके बड़े बड़े जो आयु योजना है उन वो कहीं ना कहीं रखी गई थी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 1,70,00,000 किसान हैं, जिनमें करीब 64% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। सरकार फोकस नहीं की किसानों पर, इसलिए जो उपज वाली जो भूमि है और किसानों को किस प्रकार से लाभ दिया जाए उस पर पूरा फोकस। क्योंकि यूरिया की बात की जाए, खाद की बात की जाए तो लगातार कोरोना काल के कारण जो किसान हैं वो यूरिया खाद और डीएपी के लिए लगातार परेशान होते नजर आ रहे थे। तो इस बार का जो बजट है उसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा जाएगा कि जो छोटे जो किसान हैं, जो जिनके पास 2 एकड़ जमीन है, वो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो पूरा फोकस जो है इस बार प्रदेश सरकार का वो निम्न वर्ग के जो किसान हैं, जो छोटे किसान है, उन पर फोकस किया जा रहा है। शायद तक ऐसी आज जब बजट पेश होगा तो ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रकार का बजट लाया जा रहा है, जिससे किसानों को तो फायदा हो, आम जनता को हो, और साथ ही मध्य प्रदेश को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी बिल्कुल विवेक, महिलाओं के लिए भी अलग से बजट का इस बार प्रावधान किया गया है, तो महिलाओं को क्या सौगात मिल सकती है इस बार? महिलाओं की बात करें अंशुल, तो महिलाओं को लेकर लगातार प्रदेश सरकार तत्पर है और तमाम जो योजना है वो चला रही। क्योंकि महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग की बात की जाए या ट्रेनिंग की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो योजना है वो चलाई जा रही है। साथ ही बात की जाए महिलाओं के ट्रेनिंग को लेकर, महिलाओं को अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग भी दी जा रही कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने, जिसके चलते महिलाओं के लिए संभावना ऐसी जताई जा रही कि महिलाओं के लिए इस बार का जो बजट जो जारी होगा उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम जो योजना है वो और कैसे चलाई जाए, और आने वाले समय में जो नई योजना है वो किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतरे, इसके लिए जो आज का जो बजट है बड़ा अहम माना जा रहा है। अब देखना है कि लगातार प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी चाइल्ड जो बजट है वो पेश किया है। और बात की जाए किसानों की, आम वर्ग की, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा आज बजट के बाद जो पिटारा जो खुलेगा उनमें आम जनता मध्य प्रदेश की, उनको कहीं ना कहीं बड़ी सौगात और बड़ी योजनाओं का जो लाभ है वो आने वाले समय में मिल सकता है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर यूपी में ईवीएम पर बवाल हो गया है। उत्तर प्रदेश में मतगणना से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर बवाल शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है और वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय उम्मीदवारों को सूचना किए बगैर इसे ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक वीडियो में दिखाए गए ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे और इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे थे और वाराणसी के जिलाधिकारी स्थानीय उम्मीदवारों को बिना बताए उन्हें लेकर जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने एक बयान में कहा, कुछ राजनीतिक दलों की ओर से हमारे संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी जिले में कुछ ईवीएम को एक वाहन में लेकर जाया जा रहा था। जांच करने पर पता चला कि ईवीएम ट्रेनिंग सेंटर के उद्देश्य से लेकर जाई जा रही थी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इन ईवीएम को 9 मार्च 2022 को राज्य के एक कॉलेज में प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लेकर जा रहे थे और एक खाद्यान्न गोदाम में रखा गया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर बवाल हो गया है। बीजेपी का तंज, हार से पल्ला झाड़ रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी हार स्वीकार पहले से ही कर ले। तो दोनों तरफ से बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश यूपी एड्जा हमारे साथ में अकील हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, यूपी में ईवीएम पर बवाल हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? सुन, देखिए, जिस तरह बनारस में ईवीएम जो छोटी गाड़ी यानी छोटी हाथी में जो पकड़ा गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल पूरे प्रदेश भर में मचा हुआ है। कल देर शाम अचानक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बनारस के डीएम को कहीं ना कहीं लताड़ा दी है। निश्चित तौर पर उनका साफ कहना था कि ईवीएम को लेकर वहां पर हेराफेरी हो रही है, बीजेपी हार रही है तो हेराफेरी कर रही है, और उन्होंने अपने 75 जिलों के सभी 403 विधानसभाओं के जो उनके प्रत्याशी है उनको उन्होंने सतर्क कर दिया ताकि ईवीएम वहां पहुंचकर ईवीएम रखा है अपने अपने विभिन्न गल्ला मंडियों में।
कल देर शाम को ही नजारा शुरू हो गया था कि हर जिलों से खबरें आने लगी थी। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो अपने गल्ला मंडी नवीन में जहाँ पर ईवीएम रखा हुआ है वहां पे पहुंच के वहां बाहर पहुंच के अपना जमावड़ा लगा दिया। कोई अपने अपने नृत्य को प्रस्तुत कर रहा था, कोई अपने मनोरंजन कर रहा था, पूरी रात किया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सतर्कता अब समाजवादी पार्टी ने बताया। हालांकि जो बनारस डीएम का जो बयान आया उससे साफ करा था कि उनके लिए 20 ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी जो कॉलेज में ट्रेनिंग करनी थी, जो कर्मचारियों के लिए थी, न कि उसमें ईवीएम से कोई उसमें मतदान हुआ है। तो ईवीएम मशीन कल खुलना है, उसको लेकर कैसे ईवीएम खुलेगा, कैसे वोटिंग की काउंटिंग होगी, कैसे उसे काउंटिंग करानी है, इसको लेकर कर्मचारियों को वहां पर परीक्षण देनी थी, ट्रेनिंग देनी थी, उसको लेकर ये इवेंट जा रहा था। हालांकि भीड़ वहां पर आ गई और सभी अधिकारियों ने समझाया, लेकिन अब तो पार्टियों के प्रत्याशी और अध्यक्ष को बुलाएगा, फिर भी वो स्पष्ट नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। लेकिन इसके लिए उन्होंने साफ किया कि हमने लिए कल जो कर्मचारी काउंटिंग के लिए में जाएंगे उन्हें बिना ईवीएम के ही जो काउंटिंग है वो कराई जाएगी, बिना ट्रेनिंग के ही। हालांकि उन्होंने सभी दल को बुला के उसको स्पष्ट भी कराई है, इसकी प्रकृति भी जारी बनारस में कर दी है। हालांकि इसके बाद काफी बवाल मचा, पूरे प्रदेश में मचा है बवाल। इसके बाद देखिए डिप्टी चीफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी जैसे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद डिप्टी चीफ केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि अखिलेश यादव का बयान माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसी अधिकारी और आयोग पर आरोप लगाना शोभा नहीं देती है। परिवारवाद की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव भाजपा लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद लोग की बचाने की रक्षा करनी चाहिए उन्हें। अपने यह बयान अपनी बौखलाहट और घबराहट से दिया है। डिप्टी चीफ केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के कल पूरी तरीके से कहा है कि समाजवादी पार्टी हार रही है तो बौखला गए हैं वो। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारी और बीजेपी की टक्कर थी और बीजेपी को पता है कि हम हार रहे, बीजेपी हार रही, इसलिए ये ईवीएम का सेव कर सकती है। इससे पहले ईवीएम को लेकर भी आरोप लगते रहे, अब ईवीएम बदलने का आरोप लगना शुरू हो गया है 2022 वाले चुनाव में। तो देखना है कि कल जिस तरह ईवीएम खुलेगा, क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ तस्वीर साफ होती है, कौन जीतता है कौन हारता है, और उसके बाद ईवीएम को लेकर कहां तक संदेह बना रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी 75 जिलों के जितने भी विधानसभा प्रत्याशी है वो अपने अपने ईवीएम को रखाने से कल देर रात से ही जुड़ गए और पूरी तरीके से जमावड़ा, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, बनारस हो, आगरा हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, ये तमाम जो मंडल है 18 मंडलों के जितने भी विधानसभा है सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दल वहां पर अपने ईवीएम को रखाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए पढ़ेंगे अंतिम बड़ी खबर की और, जहां पर देवभूमि में एग्जिट पोल से बेचैनी बढ़ गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल्स के अनुमानों से राज्य के लोगों में खलबली मच गई है। कुछ एजेंसियों के अगर माने तो इतना अधिक अंतर है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जता रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इसके चलते भ्रम की स्थिति लगातार बनती जा रही है, जिसे टूटने में 24 घंटे और इंतजार करना होगा। यानी 10 मार्च को मतगणना के बाद खुलासा हो जाएगा कि प्रदेश के मतदाताओं में उत्तराखंड की सत्ता की बागडोर किस दल के हाथों में सौंपनी है। पुष्कर सिंह धामी का तो यहां तक कहना है कि 10 मार्च को चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें भाजपा एग्जिट पोल के मुताबिक अधिक सीटें जीतकर ज्यादा वोटों से सरकार बनाएगी। कहने का कुछ भी अंदाज हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कुछ कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल के अनुमानों से पार्टी के इस दावे पर मुहर लगा दी गई है। वहीं कांग्रेस में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दरअसल मतगणना से पहले भाजपा ने विजयवर्गीय को उत्तराखंड में उतारा है, जिस पर हरीश रावत ने कहा कि देवभूमि में शातिर खिलाड़ी आ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विरल, यूपी में एग्जिट पोल पर जो घमासान देखने को मिल रहा है, कुछ एग्जिट पोल सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, तो कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। भ्रम की स्थिति जिस तरीके से फैली हुई है, तो अभी क्या असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए अंशुल, जिस तरीके से अगर एग्जिट पोलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। सभी ईवीएम में अब प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है और मुख्यमंत्री का चेहरा किसके सर बनेगा ये तो कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एग्जिट पोलों की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करें तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने पूरी तरीके से हमलावर होते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए जब भी कभी चुनाव होते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ईवीएम पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ईवीएम पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, इस वजह से जो है
हमारी सरकार में कुछ दिक्कत आ सकती है और लगातार अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बना रही है बीजेपी। तो ऐसे एग्जिट पोलों के आधार पर समाजवादी पार्टी ने अपनी एक सेना खड़ी की है। अपने जिला अध्यक्षों से कहा है कि जहां भी मतगणना होगी वहां पर आपको मुस्तैदी के साथ खड़े रहना है और कहीं कोई ईवीएम में धांधली होने पर आप तत्काल प्रभाव से सूचित करें। तो इस तरीके से जो एग्जिट पोलों में जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं उसमें तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन असली नतीजे क्या होंगे वो तो कल ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री की गई है और उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उनका कहना है कि अब खिलाड़ी, शातिर खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल से भी अपने सहयोगियों को बुलाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी थी उनके साथ में रोड कैंपेनिंग की थी। तो अब कल जो नतीजे आने वाले हैं ऐसे में बेचैनी तो सीधे तौर पर बढ़ रही है। अब बेचैनी, हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो हमला किया हुआ है कि ईवीएम से चुनाव जो कराते हैं वो गड़बड़ी मिलती है उसमें और ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। तो इस पर समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि जहां पर भी मतगणना हो रही है तो वहां पर जैमर लगाए जाने चाहिए और जैमर के आधार पर जो है जो भी हैकिंग का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। वहां पर नेटवर्किंग की जो इशू आएगा उसकी वजह से हैकिंग नहीं हो पाएगी। तो अब देखना यही होगा कि कल जो भी नतीजे आएंगे वो कितना होगा। और लगातार जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट अभी हम सब ने की है तो उस पर ये देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी ने भी लगातार बेहद टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, सभी चैनलों का अपना अलग अलग दावा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर चैनलों के ऊपर में भी आरोप लगाया है कि जो आपने उस जो आपको पैसे मिले हैं उस अपने आप स्वामी भक्ति तो करेंगे ही करेंगे। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें उन्होंने एग्जिट पोलों के ऊपर भी लगाई हुई चैनल साफ तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाएगी जनता, ये तो कल ही नतीजे तय करेंगे। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में एग्जिट पोल पर घमासान हो गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।